हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और भाइयों, क्या हाल चाल। हम लेकर आए हैं एक और साइंस की नई वीडियो हमारे इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। देखो, यहाँ पर मैथ भी चल रहा है, साइंस भी चल रहा है। 10th और 9th का कोरस्पॉन्डिंग वीडियो आती रहती हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में 9th-10th में पढ़ता है, उनको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं। अब ज़्यादा टाइम लेते हुए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th। रिफ्लेक्शन हमारा हो चुका था, आज हमने करना है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में तो होता था कि सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे, इसमें हम लाइट रे को वापस भेज देते थे। रिफ्लेक्शन कोई भी मिरर या ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, चमकीला मेटल या कोई भी चीज़, उस पर जब कोई रे टकराती, टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती, उसको तो हम कहते थे रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन मतलब मीडियम चेंज हो जाना। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब दोनों में क्या है, अलग अलग वेलोसिटी है लाइट की, और इसमें ट्रांसपेरेंट है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट। जब भी इसमें इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेगी। वो क्या करेगी? अपना रास्ता चेंज कर लेगी। जाना तो उसको यहां से था, रास्ता चेंज कर लेगी। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ इंसिडेंट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, या रेयर मीडियम टू डेंसर, या डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब रेयर से डेंसर में जाती है, हल्के से भारी मीडियम में जाएगी, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये यहां टकराएगी, तो अब ये वापस रेयर से, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, I1 R1, ये एंगल I2 है, ये एंगल R2 है। ठीक है, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन लाइट रे passes from one medium to another, it changes its path, अपना रास्ता चेंज कर लेती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब लेंगे, देखो यहां पर एक इंसिडेंट रे आई, जहां इंसिडेंट रे टकराएगी वहीं हमने नॉर्मल ड्रॉ करनी है। ये एंगल हो गया I, तो इसको जाना तो यहां से था, लेकिन ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये रेयर मीडियम हल्का है, हवा, ये ग्लास स्लैब है, तो ये डेंसर हो जाएगा, डेंसर मीडियम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहां भी नॉर्मल, नॉर्मल बना दो। अब ये फिर डेंसर से फिर रेयर जा रही है, जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। देखो, इसको जाना तो यहां से था, लेकिन ये जा उधर की तरफ रही है। ठीक है, ये एंगल I1 है, ये एंगल R1, रिफ्रैक्टेड एंगल 1, ये I2, ये R2। ठीक है, और ये जो ये एंगल I1, ये I2 के R2 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको इमर्जेंट एंगल भी कहते हैं। और यहां से इसको n डैश मान लो, इसको m डैश मान लो। ये पॉइंट, ये AB है, ये CD है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा नॉर्मल वाला P, ये P डैश हो जाएगा। ठीक है, P से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है। इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जानी तो यहां से थी, अब वो जा कहां से रही है, यहां से जा रही है। ठीक है, जानी तो यहां से थी लेकिन वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन अपना रास्ता चेंज करके यहां से जाएगी, और ये जो होगी रिफ्रैक्टेड रे, और जो पहले वाली इंसिडेंट रे जहां से जानी थी उसके पैरेलल होगी, समांतर होगी। ठीक है, पैरेलल होगी। ओके, ये होगी हमारी रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। यहां से हमारा टॉपिक आता है, हमारे दो लॉ आते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं जिनको हम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे lies at same plane yet same point। ठीक है, ये सब एक ही पॉइंट पे होगी। देखिए इंसिडेंट रे होगी, इसको कहते हैं इंसिडेंट, और ये जो रे है ये होगी रिफ्रैक्टेड। ठीक है, और ये जो है जो 90 डिग्री पे कट रही है इसको नॉर्मल। ये तीनों एक पॉइंट पे हैं, तीनों एक पॉइंट पे है। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस and the ratio sine angle of incidence and sine angle of refraction is constant, is constant। यानी ये कहने का मतलब इसका ये है कि जो रेशियो है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट। और इसी को हम कहते हैं स्नेल लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल लॉ। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज स्नेल लॉ, तो द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल लॉ, या साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये हमारे दो लॉ हो गए रिफ्रैक्शन के। अब हमें करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले तो ये बताता हूं कि ये रे रिफ्रैक्ट क्यों करती है, किस कारण से करती है। देखो, तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्लियर होगा। रे रिफ्रैक्ट करती है ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट when it goes from one medium to another। ठीक है, जब रिफ्रैक्टेड रे, कोई भी इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग है। ठीक है, जब स्पीड कम हो जाती है, जैसे इस मीडियम में स्पीड आपको पता है ये एयर है, हवा है, हवा में 3 लाख किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद वो चली जाएगी किसमें, ग्लास में। ग्लास में इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो इसलिए टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ठीक है, और फिर दोबारा ग्लास से कहाँ चलेगी, हवा में, फिर स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, दोबारा फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ये इसके कारण ही होता है क्योंकि इन अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड है लाइट की, इसके कारण ही रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो हमारे पास एक मीडियम 1 हो गया ये, इसके बाद ये मीडियम 2 हो गया, मीडियम 1 मीडियम 2। ठीक है, इसमें जो वेलोसिटी है, अगर ये मीडियम हमारा एयर है, ठीक है, एयर की वेलोसिटी ऑफ स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट c हो जाएगी। या इसमें c1 मान लो, क्या मान लो, स्पीड ऑफ लाइट इसमें मान लो आप c1, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी यहाँ c1। मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, लाइट c2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू, अगर हम निकालें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 2 का 1 के आधार पे, n21, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 का 1 के आधार पे निकालेंगे तो ये क्या होगा, c1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अगर 2 का 1 के आधार पे निकालते हैं, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो पहले इसकी स्पीड लेनी है c1 अपॉन c2, तो n21 क्या हो जाएगा, c1 अपॉन c2। ठीक है, और जब मीडियम हमारा एयर हो, क्या हो, एयर, व्हेन मीडियम इज एयर, जब हमारा मीडियम एयर है, हवा है, हवा में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, क्या हो जाएगी, c, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहते हैं इसको। ठीक है, हवा में भी कम हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि हवा में डेंसर मीडियम हो जाते हैं, वहाँ एयर्स के पार्टिकल हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, बहुत सारी गैसेज हो जाती हैं, इसके कारण वहाँ स्पीड कम हो जाएगी उसकी थोड़ी। वैक्यूम क्या है, वैक्यूम वो प्लेस है जहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी, ना कोई हवा ना कोई पार्टिकल, जैसे यूनिवर्स, यूनिवर्स में ये स्पीड है लाइट की भाई। ठीक है, तो बस अपन को करना क्या है, तो अगर यहाँ एयर आ गई, एयर के केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, या वैक्यूम के केस में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी c, जब मीडियम 1 क्या है, एयर है, और जब मीडियम 2 कुछ भी हो, उसमें स्पीड ऑफ लाइट मान लो v, क्या मान लो, v, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, n21 या n21। यहाँ मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम में एयर है, ये मीडियम हो गया, हवा से मीडियम में आई है। ठीक है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू c अपॉन v हो जाएगा, c अपॉन v हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल्ला मीडियम है वो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा या विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा, टेंशन मत लेना इसकी। ओके, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बुक में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, वो आप याद कर लेना, टेबल दे रखा है। ठीक है, उस टेबल को आप याद कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, एयर का भी दे रखा है, वाटर का भी दे रखा है, आइस का भी दे रखा है, हर ग्लास का भी दे रखा है, हर एक चीज का उसमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। 3-4 याद कर लेना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे एयर का याद करना है, ग्लास का याद करना है, आइस का याद करना है, वाटर का याद करना है। ठीक है, बाकी की ज्यादा जरूरत हमें नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंस। ठीक है, स्पेरिकल लेंसेज। अब जो हमें रिफ्रैक्शन पढ़नी है वो किसके द्वारा पढ़नी है? लेंसेज के द्वारा। हमारे पास लेंस हैं, कितने हैं? हमारे पास दो प्रकार के लेंस हैं। एक तो है कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स और दूसरा, देखो ये था दो, और हम बात करते हैं दूसरा लेंस कौन सा है? दूसरा है कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब गुफानुमा, जो बनाता है एक गुफा, सुरंग टाइप। देखो जैसे गुफा का मुंह ऐसे होता है, दोनों साइड से ही गुफा बन जाएगी इसमें। कॉनकेव, केव का मतलब गुफा। ठीक है, बीच में से पतला और किनारों से चौड़ा, उसको कहते हैं कॉनकेव। और जो बीच में से मोटा है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स। अब जो कॉनकेव है, कॉनकेव को एक और लेंस कहा जाता है। देखो कॉनकेव के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ, साथ के साथ हम कॉन्वेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये देखो, ये मिरर है C1, दो मिरर से मिलके बना है लेंस। ये मिरर है हमारा पहले वाला, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा C1 और यहाँ होगी इसकी F1। ठीक है, दूसरा मिरर कौन सा है? ये वाला, तो इसका यहाँ पे होगा C2 और ये होगी F2। ठीक है, और इसको कहेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर या फिर C से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, इसका यहाँ पे होगा C1 और ये हो गया F1, क्योंकि इस साइड मिरर है तो इसका सेंटर इस साइड होगा। ये हो गया F2 और ये हो गया C2। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जो कॉन्वेक्स का C1 इस साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले मिरर का इस साइड होगा, क्योंकि मिरर इस साइड है। ठीक है, मिरर इस साइड बनेगा, इसका मिरर इस साइड बनेगा भाई पहले वाले का, तो C1 इस साइड है। दोनों में फर्क है। ठीक है, अब कोई भी रे जो पैरेलल आती है, इसको देखो, जो C1 और C2 को ज्वाइन करती है लाइन, और किससे पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और कोई भी रे अगर पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद वो किस में से पास होगी? फोकस में से। किस में से पास होगी? फोकस में से, और इसी साइड पास होगी। तो दूसरी साइड, सॉरी, कितनी रे आए सबको ये एक पॉइंट पे इकट्ठी कर देगा। कितनी मर्जी रे आए, पैरेलल आई, उसको किस पे मोड़ देगा? ये फोकस पे। तो सबको एक पॉइंट पे इकट्ठी कर रहा है, तो इसलिए इसको एक और नाम से कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहा जाता है। लेकिन जो कॉनकेव है, कॉनकेव के केस में क्या होता है? ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी तो इस वाले फोकस में से पास होगी, वो उस फोकस में से नहीं, इधर वाले फोकस में से पास होगी। टेंड्स टू बी, लगेगा कि इस फोकस में से पास हो रही है और ये इस साइड मुड़ जाएगी, दूर होगी। कितनी मर्जी रे आए, ठीक है, उनको ये सबको उसी पॉइंट पे से पास करेगा। तो दूर दूर से भेज रहा हमको। देखो रे क्या हो रही है? दूर हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस और इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग, कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता लग गया। और फोकस क्या है? कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसमें से पास होगी? एक पॉइंट से, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। और सेंटर क्या होगा? जो मिरर का एक मिरर, जो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है उसका सेंटर, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर।
1 ये दूसरे को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2 ये दूसरे मिरर का पार्ट हो गया उसका सेंटर। ठीक है, C1 और C2 यही 3-4 चीजें हमें याद रखनी है। एक बात और यहां बताता हूं, देखो हमने मिरर के केस में बताया था जो इस साइड इमेज बनेगी वो बनती है वर्चुअल और इस साइड बनती है रियल। ठीक है, जो सेम जिस साइड शीशा है अगर उस साइड बनेंगी जहां ऑब्जेक्ट है तो वो रियल होंगी और शीशे के बिहाइंड बनेगी तो वर्चुअल होंगी। लेकिन लेंस के केस में जिस साइड से रे आ रही है ना उस साइड बनेगी तो इमेज वर्चुअल है, अगर दूसरी साइड बनेगी तो रियल है। ठीक है, ये वर्चुअल होगी और ये रियल होगी। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं ड्यूरिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। मिरर से थोड़ा अपोजिट होता है ये। मिरर में इस साइड वर्चुअल बनी थी, इस साइड रियल बनी थी, इसमें दूसरी साइड रियल बनेगी और जिस साइड से ऑब्जेक्ट है उस साइड वर्चुअल बनेगी लेंस के केस में। अब हम बात करते हैं, क्लास में कोई शरारती तत्व होते हैं एक आधे मेरे जैसे, ठीक है, उनको लेंस मिल जाता है। लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स। लैब में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अगर वो मिल जाए तो वो क्या करते हैं भाई, सूरज की रोशनी के सामने उसको लेके जाएंगे। ठीक है, और उससे जो रे आएंगी एक फोकस के उसके अंदाजन एक यहाँ कागज का टुकड़ा रख देंगे और उसमें एक वाइट डॉट बनेगा जो उसका फोकस बताएगा कि ये फोकस है। वो वाइट डॉट इस पे कंसंट्रेट कर देंगे। जब वाइट डॉट इस पे कंसंट्रेट होगा तो जब रे आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट में क्या है? फोटोन है। फोटोन क्या होता है कि एक डिस्क्रीट पैकेट होता है एनर्जी का, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एक पैकेट। ठीक है, उसको हम फोटोन कहते हैं। इस रे में बहुत सारे फोटोन्स हैं, वो बार बार इस पॉइंट से टकराएंगे तो यहाँ एनर्जी देंगे तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये कागज थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? जलना शुरू हो जाएगा, ये आग पकड़ लेगा। ठीक है, ये किसके द्वारा कर सकते हैं? सिर्फ हम कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ही कर सकते हैं। ओके, अब हमें करनी है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन से पहले उसके रूल करवाऊंगा। दोनों ये रूल एक साथ ही करवा देता हूं। 3 रूल हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन के। ये हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे ले लो C1, ये F1, ये हो जाएगा F2, ये हो गया C2। ये C ऑप्टिकल सेंटर, ये साइड F1, ये होगी C1, ये होगी F2 और ये है C2। वही सेम मिरर वाले रूल्स इसमें भी हैं। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो टकरा आफ्टर रिफ्रैक्शन किस में से पास होगी? फोकस में से पास होगी। पहला रूल। इसका भी देखो, ये कन्वर्जिंग है तो टुवर्ड्स फोकस बेंड कर देगा किसको? रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब इसमें ये डाइवर्जिंग है। क्या है? डाइवर्जिंग। अगर इसमें कोई रे पैरेलल आएगी
तो टकराने के बाद इस वाले फोकस से पास होगी भाई वो। ठीक है, कोई भी रे अगर पैरेलल है वो इस साइड फोकस में से पास होगी, क्योंकि ये कौन सा है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्स कर देगा, दूर दूर फैला देगा। और कोई रे अगर फोकस में से पास हो रही है, किस में से, फोकस में से पास हो रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, अब उसकी बात करें तो अगर कोई रे लग रही है कि फोकस में से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, और तीसरा क्या कहता है, पहला तो हो गया कोई पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस में से पास होगी, और इसमें टेंड्स टू पास थ्रू फोकस, लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है, डाइवर्जिंग है नहीं, तो उस साइड वाले फोकस में तो हम कर नहीं सकते। कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, उसमें तो हमने सेंटर लिया था, इसमें लेंगे ऑप्टिकल सेंटर, तीसरा, तो वो सीधी निकल जाएगी भाई, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसका रास्ता चेंज नहीं होगा। इसमें भी अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है तो विदाउट चेंज इन पाथ वो सीधी निकल जाती है। ठीक है, पहला केस क्या था, पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है फोकस में से निकलेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर कोई फोकस में से निकलती है तो वो पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उसमें कोई भी रास्ता चेंज नहीं करेगी। ये तीन नियम है हमारे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के। अच्छा, कॉन्वेक्स कॉनकेव के केस में हमें पीछे वाले साइड के देखने हैं, फोकस भी उस साइड का देखना है। ओके, तो भाई ये नियम है तीन, इन नियमों के आधार पे हम इमेज बनाएंगे, और इमेज बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो हम रखते हैं यहीं तक। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया है, प्लीज़ भाई लाइक किया करो हमारे चैनल वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो जो हम पढ़ा रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, सी यू।